डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट 5 सेकंड बाद शुरू। भारत के हितों और सुरक्षा को लेकर फ्रांस ने जैसा सरोकार दिखाया है, उससे निश्चित ही दोनों देशों के बीच रिश्ते और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की फ्रांस यात्रा के बाद यह साफ हो गया कि न सिर्फ रक्षा क्षेत्र बल्कि आतंकवाद से लेकर हिंद प्रशांत क्षेत्र के मुद्दे तक पर फ्रांस भारत के साथ खड़ा है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों और प्रधानमंत्री मोदी की 2 दौर की बैठकों के बाद जारी साझा बयान से भी इस बात की पुष्टि होती है। जर्मनी और डेनमार्क के बाद प्रधानमंत्री का फ्रांस दौरा भी इस तथ्य को रेखांकित करता है कि यूरोपीय देशों में भारत की न सिर्फ स्वीकार्यता बढ़ी है, बल्कि भारत को एक बड़ी शक्ति के रूप में भी देखा जा रहा है। इस लिहाज से फ्रांस यात्रा की बड़ी उपलब्धि यह है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र के मुद्दे पर भारत और फ्रांस के बीच गहन चर्चा हुई और इस पर आपसी सहयोग के लिए मैक्रों ने सकारात्मक संकेत दिए। इससे पहले जर्मनी, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ भी हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक भागीदारी को लेकर अपना रुख साफ कर चुके हैं कि वे भारत के साथ हैं। कूटनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो हिंद प्रशांत के मुद्दे पर यूरोपीय देशों का समर्थन जुटाना भारत के लिए कम बड़ी उपलब्धि नहीं है। दरअसल आज हिंद प्रशांत क्षेत्र भौगोलिक और रणनीतिक लिहाज से बेहद संवेदनशील बन गया है। इस विशाल भूभाग में चीन की बढ़ती ताकत से सब चिंतित हैं। दक्षिण चीन सागर में तो पहले ही उसने अपने सैन्य अड्डे बना लिए हैं। चीन इन दोनों महासागरों में समुद्री मार्ग पर कब्जा करने की कोशिश में है। दुनिया का लगभग आधा समुद्री परिवहन इसी रास्ते होता है। कई जगहों पर तो चीन ने अपने मनमाने नियम लागू कर दिए हैं। इसे लेकर अमेरिका के साथ उसका टकराव बढ़ता रहा है और कई बार युद्ध जैसी नौबत भी आ गई। इसीलिए आज इस मुद्दे पर जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देश भारत के साथ आ रहे हैं। सबको लग रहा है कि अगर चीन ने इस क्षेत्र में पैर जमा लिए तो आधी से ज़्यादा दुनिया पर कब्जा होने में देर नहीं लगेगी। अमेरिका और यूरोपीय देशों को अपने आर्थिक और सामरिक हितों की चिंता नहीं होती तो ये देश इस क्षेत्र में साझेदारी के लिए राजी क्यों होते। फिर हिंद महासागर में चीन का बढ़ता प्रभाव भारत के लिए भी बड़ा खतरा बन गया है। हकीकत यह है कि बिना भारत के सहयोग के इस क्षेत्र में चीन को रोक पाना दूसरे देशों के लिए आसान भी नहीं होगा। यह बात भारत भी समझता है और यूरोप के देश भी। भारत और फ्रांस के बीच लंबे समय से आपसी सहयोग का जो सिलसिला चला आ रहा है, उसका दायरा और व्यापक हुआ है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे को समर्थन देकर फ्रांस ने भारत की अहमियत को रेखांकित किया है। फ्रांस यह भी चाहता है कि भारत को भी
परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह का सदस्य बनाया जाए। महत्वपूर्ण यह भी है कि जर्मनी ने भारत को समूह 7 की शिखर बैठक के लिए न्योता दिया है। फ्रांस भी इस समूह में है। यह सब वैश्विक परिदृश्य में भारत के बढ़ते प्रभाव का परिचायक है। आतंकवाद के मुद्दे पर भी भारत और फ्रांस का नज़रिया और संकल्प समान ही हैं। फ्रांस ने बड़ी संख्या में भारतीय छात्रों के लिए दरवाजे खोले हैं। जाहिर है भारत फ्रांस के रिश्ते एक नए दौर में प्रवेश कर गए हैं। पंजाब सुरक्षा को लेकर काफ़ी संवेदनशील राज्य माना जाता है। पाकिस्तान सीमा से सटा होने की वजह से वहाँ आतंकी गतिविधियों की आशंका लगातार बनी रहती है। इसे लेकर अब चिंता इसलिए बढ़ गई है कि पिछले कुछ दिनों में वहाँ पुराने अलगाववादी संगठन सक्रिय नजर आए हैं। कुछ दिनों पहले ही खालिस्तान आंदोलन से जुड़े संगठन सिख फॉर जस्टिस के समर्थकों ने पटियाला में एक जुलूस निकाला, जिसके विरोध में शिवसेना नामक संगठन उतरा और दोनों के बीच हिंसक संघर्ष हुआ। पंजाब सरकार उसे लेकर लग रहे आरोपों से अभी उबर नहीं पाई है। इस बीच वहां के एक दूसरे अलगाववादी संगठन बब्बर खालसा के 4 सदस्य हरियाणा के करनाल में भारी असलहे, गोला बारूद, नगदी और खतरनाक विस्फोटक से भरी गाड़ी के साथ पकड़े गए। इन युवकों को फ़ोन के जरिए पाकिस्तान में बैठा उनका सरगना संचालित कर रहा था। पुलिस और खुफिया एजेंसी के संयुक्त दल ने लक्ष्य बनाकर उन्हें पकड़ा। पता चला कि ये विस्फोटक तेलंगाना भेजे जा रहे थे। सुरक्षा बलों और पंजाब सरकार के लिए यह इसलिए भी चिंता का विषय है कि जिन अलगाववादी संगठनों को निष्क्रिय मान लिया गया था, वे फिर से सिर उठाने लगे हैं। हालांकि इस बात के पहले से प्रमाण मौजूद हैं कि सिख फॉर जस्टिस और बब्बर खालसा को कनाडा और पाकिस्तान से वित्तीय मदद मिलती रही है। दोनों संगठनों के मुखिया पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों के गहरे संपर्क में हैं, यानी पाकिस्तानी दहशतगर्द पंजाब के अलगाववादी संगठनों के जरिए अशांति फैलाने की फिराक में रहते हैं। कश्मीर में चौकसी बढ़ने की वजह से जब उन्हें पहले की तरह कामयाबी नहीं मिल पा रही, तो उन्होंने पंजाब में अपने ठिकाने तलाशने शुरू किए हैं। कुछ समय पहले फिरोजपुर में ड्रोन के जरिए जो विस्फोटक गिराया गया, उसमें बब्बर खालसा के मुखिया का ही हाथ था। ताज़ा मामले में पुलिस ने उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है, मगर इससे स्पष्ट है कि पंजाब में सिर उठा रहे अलगाववादी संगठनों की गतिविधियों पर बारीकी से नज़र रखने की ज़रूरत है। पंजाब पहले ही अलगाववाद की आग में काफ़ी झुलस चुका है। अगर जरा भी लापरवाही हुई तो फिर से नई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। इसे केवल कश्मीर में पाकिस्तानी दहशतगर्दों की नाकामी से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। यह भी समझने की ज़रूरत है कि ये संगठन अचानक क्यों सक्रिय हो उठे हैं। पंजाब में नई सरकार बनी है और मुख्यमंत्री की प्रशासनिक क्षमता को लेकर सवाल उठते रहते हैं।
जब तब विपक्षी दल उनकी कमजोरियों को रेखांकित करते रहते हैं। फिर चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के मुखिया पर खालिस्तान समर्थक संगठन का समर्थक होने का आरोप भी लगा था, जिसका उन्होंने सीधा खंडन नहीं किया था। इस तरह कई सवाल उठते हैं कि क्या इन अलगाववादी संगठन पंजाब सरकार के नरम रवैये का लाभ उठाते हुए तो सक्रिय नहीं हो उठे हैं। हालांकि भगवंत मान सरकार पटियाला में हुई हिंसक घटना के बाद काफ़ी सख्ती से पेश आई और वह बार बार दोहराती रही है कि वह इस तरह की हरकतों को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेंगी, मगर उसे इस दिशा में अपना रुख स्पष्ट रखना पड़ेगा कि वह किसी भी रूप में अलगाववादी ताकतों को अपने पांव पसारने नहीं देगी। उसे सख्ती और चौकसी बढ़ानी होगी। ऐसे संगठनों पर लगातार पैनी नज़र रखनी होगी। संपूर्ण विराम।